नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरकार की तरफ से प्रस्ताव तो आ गया, मगर किसानों ने उसे ठुकरा दिया। प्रस्ताव ही नहीं ठुकराया, बल्कि आंदोलन के अगले चरण का ऐलान कर दिया है। किसानों ने कहा है कि 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे, 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे। रिलायंस के मॉल और उनके उत्पाद के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है। 9 दिसंबर की दोपहर सरकार ने 20 पन्नों का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव तो 1-2 पंक्तियों में लिखा था, मगर भूमिका से पन्ने भर दिए गए थे। सरकार ने अपने लिखित प्रस्ताव में कहा है कि वे समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। किसानों की मांग यह थी कि समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बने, लेकिन किसान आंदोलन सिर्फ एमएसपी को लेकर नहीं हो रहा है। सरकार ने इन तीनों कानूनों को वापस लेने के बजाय एक नए बनने वाले कानून को वापस लेने की बात जरूर कह दी। प्रस्ताव में लिखा है कि सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2020 नहीं लाएगी और बिजली बिल भुगतान की मौजूदा व्यवस्था चलती रहेगी। यह भी किसानों की कई मांगों में से एक अहम मांग थी। इसके तहत सरकार एक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाने जा रही थी, जिसे दीवानी अदालत की शक्ति दी गई है। किसानों की आशंका थी कि ऐसा कानून बना तो बिजली कंपनियां उन्हें अपना गुलाम बना लेंगी, लेकिन अब यह विधेयक नहीं आएगा। इसके अलावा किसानों को इस प्रस्ताव में कुछ भी ठोस नहीं लगा। कानून वापस लेने की जगह संशोधन और कंफ्यूजन दूर करने का भाव ही नजर आया सरकार के प्रस्तावों में। कानून में किसानों से खरीदने वाले फर्मों के पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने उन फर्मों के पंजीकरण का नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को देने की बात कही है। राज्य सरकार चाहे तो पंजीकरण अनिवार्य कर सकती हैं। प्रस्ताव में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट कानून में साफ कर दिया जाएगा कि किसान की जमीन या बिल्डिंग पर ऋण नहीं लिया जा सकता है, ना ही जमीन को गिरवी रखी जा सकती है। जमीन कुर्की नहीं होगी। प्रस्ताव में एक और अहम बिंदु यह भी था कि राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों पर सरकारी मंडी के बराबर टैक्स लगा सकेंगी। सिविल न्यायालय यानी दीवानी अदालत में जाने का विकल्प किया जा सकता है। किसान और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट की 30 दिन के अंदर रजिस्ट्री करानी होगी। एनसीआर में प्रदूषण वाले कानून पर किसानों की आपत्तियों का समुचित समाधान किया जाएगा। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। किसानों की तरफ से एक सबसे बड़ी आशंका थी कि अगर प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी तो उनको अपनी फसल का दाम नहीं मिलेगा, वो उनके अधीन हो जाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो सरकार ने उसको एड्रेस करते हुए प्रस्ताव में ये लिखा है कि ये जो इसमें संशोधन किया जाएगा और निजी मंडियों को आ करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी अपना पंजीकरण कराना होगा। और साथ ही ऐसी मंडियों से राज्य सरकार एपीएमसी मंडी में लागू सेस शुल्क यानी टैक्स की दर तक सेस शुल्क निर्धारित कर सकेंगी। यानी जो भी निजी मंडियां आएंगी उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उन पर भी टैक्स लगेगा जो कि सरकारी मंडी पर लगता है, और वो उसी रेट पर होगा जितना कि एपीएमसी में है। उसी रेट पर प्राइवेट कंपनीज को भी टैक्स देना होगा। एमएसपी जो सबसे बड़ी मांग थी इन किसान संगठनों की कि एमएसपी पर उनकी जो अनाज है वो खरीदा जाए, और जो एमएसपी के नीचे उनसे अनाज खरीदे उसको कानूनन सजा दी जाए, उसको जेल की सजा दी जाए। 5 साल तक की सजा की इनकी मांग थी। सरकार ने कानून बनाने पर हामी नहीं भरी है, लेकिन सरकार ने यह कहा है कि एमएसपी को लेकर के सरकार लिखित आश्वासन इन किसानों को देगी। लगातार प्रधानमंत्री मोदी या फिर बड़े तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं वो यही कहते रहे हैं कि एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी। वही उन्होंने इस प्रपोजल में भी कहा है। उन्होंने बस इतना कहा है कि इस पर लिखित आश्वासन सरकार देगी, कानून बनाने की बात नहीं कही। और किसानों की मांग है कि इस पर कानून बनाया जाए। अगर एमएसपी से कोई नीचे खरीदता है तो उसको जेल भेजा जाए, तो वो कानून की बात इस प्रस्ताव में नहीं है। इसके अलावा एक और किसानों को यहाँ पर नाराजगी थी कि अब तक जो नया कानून था उसके मुताबिक व्यापारी की पंजीकरण की व्यवस्था ना करके मात्र पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीद की व्यवस्था है, जिसे धोखा होने की आशंका है। तो इस पर सरकार ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि पैन कार्ड के आधार पर किसान से फसल खरीदी जाएगी तो धोखाधड़ी हो सकती है, तो इस पर जो नियम है वो राज्य सरकारें बनाएं। जो पंजीकरण के नियम है वो राज्य सरकार बनाए। और ये भी सरकार ने कहा है कि पंजीकरण मैंडेटरी होगा उन निजी कंपनियों का, उन निजी मंडियों का जो कि
मार्केट में आ रही हैं इन किसानों से खरीद फरोख्त करने के लिए, ताकि पूरा का पूरा ब्यौरा वो उस खरीद फरोख्त का सरकार के पास हो, जिससे धोखाधड़ी करने की संभावना कम हो। इसके अलावा किसानों की एक बड़ी मांग थी कि नए किसान कानून में इनको ये हक नहीं था कि सिविल न्यायालय में जाएं, और किसानों को लगता था अगर सिविल न्यायालय में इनको कोर्ट में जाने की शक्ति नहीं है तो न्याय ना मिलने की आशंका है। तो सरकार ने इसको एड्रेस किया और सरकार ने कहा है कि शंका के समाधान हेतु विवाद निराकरण के नए कानून में प्रभावित व्यवस्था अतिरिक्त सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प दिया जा सकता है। यानी अब किसानों को यह अधिकार होगा कि अगर उसका किसी निजी कंपनी से कोई विवाद होता है तो वो कोर्ट जा सकेगा। इससे पहले किसान को यह अधिकार नहीं था। उन्हें अगर कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में एसडीएम और डीएम के पास जाने की व्यवस्था थी। तो किसानों को लगता था कि एसडीएम और डीएम तो सरकार द्वारा खुद नियुक्त किए जाते हैं, तो वो बायस्ड होकर काम करेंगे। यही वजह है कि अब सरकार ने थोड़ा झुकते हुए कहा है कि नहीं, किसान अब कोर्ट जा सकेंगे अगर कोई उनका विवाद होता है किसी प्राइवेट प्लेयर के साथ। इस प्रस्ताव के आने के बाद किसानों की बैठक भी हुई, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। किसानों का ऐलान बता रहा है कि अब उन्हें लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने के अलावा सारे टोल नाके की पर्चियां फ्री कर दी जाएंगी। ये सरकार से सीधी लड़ाई का ऐलान है। बीजेपी के नेता और दफ्तरों का घेराव होगा। 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। लेकिन सबसे अहम है रिलायंस के सभी मॉल के बहिष्कार का ऐलान और उनके उत्पादों के बहिष्कार का ऐलान। किसान शुरू से अडानी अंबानी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन सरकार से लड़ने के साथ साथ उन्होंने रिलायंस के साथ भी मोर्चा खोल दिया है। जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा 12 तारीख को एक दिन के लिए। और जो जयपुर और दिल्ली जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है उनको गिराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में। बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम गिराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका गिराव करेंगे। रिलायंस के मॉल के बहिष्कार के ऐलान के साथ किसान आंदोलन एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई में प्रवेश कर रहा है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार अभी तक गोलमोल ही बातें कर रही है। 8 दिसंबर को अमित शाह के साथ अनौपचारिक बैठक हुई थी। किसान नेताओं ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से कहा कि कानून बनाने से पहले ही बात करनी चाहिए थी, तो अमित शाह ने गलती मानी और कहा कि अब आगे मिलजुल कर बात करेंगे। लेकिन इस प्रस्ताव पर किसानों को भरोसा नहीं हुआ। अमित शाह को भी किसान बोलकर आए थे कि 5 बार बातें कर चुके हैं, आगे बात करने का कोई इरादा नहीं है, आप कानून वापस लीजिए। हालांकि किसान नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार दोबारा प्रस्ताव भेजेगी तो वे विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर।
प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। शुरू से साफ था कि किसान तीनों कानून की वापसी से कम पर तैयार नहीं होंगे। वो एमएसपी के लिए गारंटी चाहते थे, लेकिन सरकार लिखित आश्वासन की बात कर रही थी। वैसे किसानों का आंदोलन, जैसा कि आपको बताया, कि सिर्फ एमएसपी तक सीमित नहीं है। किसान जानते हैं कि आश्वासन का मतलब है कि इसका हश्र न्यूनतम मजदूरी के समान ही होगा, जिसके बढ़ने की घोषणा अखबारों में हेडलाइन तो बन जाएगी, मगर मिलेगी कहीं नहीं। सरकार के प्रस्ताव में कई संशोधन भी सुझाए गए थे, उसे क्यों किसान नेताओं ने ठुकरा दिया? सौरभ ने किसान नेता से बात की है। प्रपोजल में अक्सर वही संशोधन है जो 7-8, वो भी काफी डिल्यूटेड है और इसमें एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया। तो प्रपोजल इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया कि जो 5 तारीख को हुआ था वो उसका ही रेपिटेशन है, वो वर्बली हुआ था, उसको लिखकर भेज दिया है। इसलिए यूनैनिमसली और ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको। सर, सरकार ने एमएसपी पर आपको लिखित आश्वासन दिया है, उससे बात नहीं। एमएसपी हमारा फर्स्ट वो नहीं है, हमारा फर्स्ट जो इशू है वो 3 कानून है। 3 कानून के ऊपर जो भी उन्होंने आश्वासन भेजा है वो 3 तारीख वाला ही जो उसमें करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, वही है। सरकार ने उसमें लिखा है कि वो खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं इन कृषि कानूनों को लेकर के। कृषि कानूनों को लेकर खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं तो हम तो कभी उसको बोला नहीं कि ना बातचीत करें। 5-6 राउंड बातचीत हो गई। बातचीत में हमने क्लियर ही रखा है कि इनको इन कानूनों को रद्द किया जाए। फिर दूसरे इश्यूज के ऊपर डिटेल में बात होगा तो हम रखेंगे एमएसपी का लीगल राइट और ये क्या होता है। अब जब किसान आंदोलन रिलायंस के मॉल का बहिष्कार करेगा, जियो के सिम और अन्य उत्पादों का बहिष्कार करेगा, तब क्या विपक्ष भी उसी तरह से खुलकर किसानों के साथ आएगा, स्टैंड लेगा? बहरहाल जिस वक्त किसान नेता सरकार के भेजे प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी वक्त शाम 5 बजे 5 विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे थे। शरद पवार ने 8 दिसंबर को ही इस मुलाकात की सूचना दी थी और कहा था कि वे एपीएमसी में सुधार की बात तो अभी करते हैं, लेकिन सरकार जो लेकर आई है उसमें उसकी नीयत ठीक नहीं है और एपीएमसी की बात ही नहीं है। शरद पवार के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और डीएमके नेता टीकेएस इलनगोवन मौजूद थे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की है। लेकिन अब नए ऐलान के साथ क्या विपक्षी दल किसानों के इन नए प्रदर्शनों का साथ देंगे? Basically, we are asking for the repeal of these agri laws and the electricity amendment bill. And we said our point to the president was these were passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers, and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Amendment Act, Electricity Amendment Act. किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price that
minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. विपक्ष को इन औपचारिकताओं से आगे आकर किसान आंदोलन को लेकर अब अपना स्टैंड साफ करना पड़ सकता है। किसान आंदोलन ने बड़ी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। इस लड़ाई के निशाने पर सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि रिलायंस भी है। बातचीत से पहले ही प्रस्ताव का गिर जाना आंदोलन के लंबा चलने का संकेत है। क्या सरकार ने अपने प्रस्ताव के जरिए पहला पत्ता फेंका है? वो किसानों के इरादे का इम्तिहान लेना चाहती है या सरकार इससे अधिक अब कुछ भी नहीं कहेगी? किसानों के पास प्रस्ताव के पहुंचते ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ट्वीट करने लगे कि मंडी और एपीएमसी खत्म नहीं होगी, मंडियों को बंद नहीं किया जाएगा, किसान की जमीन किसी भी कारण से कोई भी छीन नहीं सकता है, खरीदार किसान की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठेकेदार पूर्ण भुगतान के बिना अनुबंध समाप्त नहीं कर सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उस समय भी ट्वीट किया था जब किसान सरकार के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे। सरकार की इन दलीलों को वे पहले दिन से सुनते आ रहे हैं और खारिज करते आ रहे हैं। इसका किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तब ट्वीट नहीं किया जब किसानों ने सरकार के भेजे प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि 12 दिसंबर और 14 दिसंबर को अलग अलग तरह के प्रदर्शनों का ऐलान किया जाएगा। कुछ देर बाद यह खबर जरूर आई कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं विचार विमर्श के लिए। सरकार में अब इस बात को लेकर चिंता है कि किसानों की बढ़ती नाराजगी और जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है, इस परिस्थिति से अब कैसे निपटा जाए। अमित शाह के घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की करीब 2 घंटे तक बैठक चली है और इस बैठक में जो नए विकल्प हैं सरकार के सामने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए, उन सभी विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार के सामने मुश्किल ये है कि 14 अक्टूबर को पहले दौर की बातचीत हुई थी किसान संगठनों द्वारा और 14 अक्टूबर से 10 दिसंबर यानी पिछले करीब 2 महीने में कम से कम 6 दौर की सीधी बातचीत हुई है भारत सरकार के बड़े मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच। लेकिन इसके बावजूद गतिरोध को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिली है, बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। और इसलिए अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 12 तारीख से किसानों ने जो अपना प्रदर्शन और तेज करने का ऐलान किया है और जिस तरह से किसान संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई है, उसके बाद जो एक नई परिस्थिति सामने आई है उससे निपटने के लिए सरकार अब आगे क्या रणनीति अख्तियार करती है। सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि 12 तारीख तक सरकार को अपनी नई रणनीति बनानी होगी अगर वो इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई नया प्रस्ताव लेकर किसान संगठनों के सामने आना चाहती है। अब सवाल है कि यह बातचीत किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या दूसरा प्रस्ताव आएगा? इस बीच इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला किसान आंदोलन में पहुंचे तो मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। टिकरी बॉर्डर किसानों के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। वहां समर्थन देने के लिए होशियारपुर से शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर जी आई। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री को सख्त नहीं होना चाहिए, किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। मैम यहाँ क्यों आई हैं आखिर और आपने क्या बातचीत की किसानों से? किसानों को हौसला देने के लिए आए हैं और अपनी मांग सही है, कोई बड़ी मांग नहीं किसानों की, उस पर खड़े रहेंगे और जीत हासिल करेंगे। सरकार का ये कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर वो लिख कर देने को तैयार है, फिर आखिर किसान क्यों अड़े हुए हैं? नहीं, ईमानदारी नहीं है। जो बिल वापस लेने में क्या मजबूरी है? अगर किसान चाह रहे हैं कि उनका इसमें नुकसान है, हमको आपका कानून नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हैं? क्या मुश्किल है गवर्नमेंट की? क्या मजबूरी है? वो क्यों देना चाहते हैं? इसमें बहुत बड़ी साजिश लोग सभी समझ रहे हैं कि कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने ये चलाया है। बड़े बड़े स्टोरों के लिए जगह दे। मैंने रास्ते में आते देखी है 100 एकड़ हरियाणा की, 1000 एकड़ पंजाब की, जहाँ पर अंबानी अडानी के बड़े बड़े स्टोर बनेंगे, उनमें ये स्टोर करेंगे तो गरीब मजदूर भी मरेगा, किसान भी मरेगा, क्योंकि किसान से कम रेट में लेंगे और मजदूर को ज़्यादा रेट में देंगे। पंजाब और हरियाणा की मंडियों से जुड़े आड़ती भी किसान आंदोलन में आने लगे हैं।
आड़तियों का कहना है कि उन्हें बिचौलिया कहा जा रहा है, जो ठीक नहीं है। बिहार और गुजरात में आड़ती को खत्म किया गया, इसलिए वहां के किसानों की हालत खराब है। रविश रंजन ने आड़ती का काम करने वाले एक व्यक्ति से बात की। सरकार के तमाम सारे मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि इस पूरे किसान आंदोलन के पीछे आड़तियों का पैसा है, आप लोगों ने इनको फ्यूल किया है। बिल्कुल भी नहीं, हमें तो आज पहली बार आए यहाँ, ना किसी किसान ने हमारे पास बोला था, लेकिन जो हालात 11 दिन से किसानों की सड़कों पर पड़े हैं ठंड में, ना उन्हें टाइम पे खाना मिल रहा है, उनके बच्चियां की उनको कोई वो नहीं है, सब बच्चे घर में रुके हुए हैं, इस करके हमें उठ के आए यहाँ। अन्यथा हमारे समझ में तो यही बात आवे थी, भाई जमींदार 3 दिन संघर्ष करेगा तो चौथा दिन सरकार मान जाती। सरकार का कहना है कि अगर आड़ती खत्म होंगे, बिचौलिए खत्म होंगे तो किसानों को और ज्यादा फायदा। सरकार बिचौलिए बड़े ले रही है, छोटे में कहाँ बिचौलिए। हाँ, हम तो गरीब आदमी हैं, कमीशन एजेंट है। सारी साल में मैं मेरे दौरे 200, 300, 400 जमींदार हैं जो है, मेरे को उसमें 3.5 लाख रुपए साल की आड़त बनती है खर्चे काट के। वहाँ कहाँ बिचौलिए। हाँ, बिचौलिए तो अंबानी है, अंडानी है, वो हमें बिचौलिया अपने आप कहते हैं, क्योंकि हमारे से उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। हमें तो 20,000 रुपये मसा टैक्स बनता है पूरी साल में, वह दे में मोटे रुपये खाकर मोटा टैक्स, तो हमारे साथ क्यों बात करेंगे वहाँ। बीजेपी के कई नेताओं के पुराने बयान मिलेंगे इन्हीं आड़तियों के पक्ष में कि ये कैसे सेवा करते हैं, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए, कैसे इनके कारण किसानों का भला होता है। लेकिन इस कानून के समर्थन में बीजेपी के नेता दलील दे रहे हैं कि नए कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। इनकी संख्या कोई 100-200 नहीं है। हरियाणा में ही 30,000 आड़ती हैं। एक आड़ती के पास कम से कम 10 मजदूर काम करते हैं। दूसरी तरफ एक और खबर है, इस ठंड में किसान आंदोलन में रात काटना आसान नहीं। जरूरत से कम सामान लेकर किसान रात काट रहे हैं। अजय मोरे नाम के एक किसान की ठंड लगने से मौत हो गई। 32 साल के अजय मोर 7-8 दिसंबर की सर्द रात झेल नहीं पाए। वो एक ट्रॉली के नीचे सोए हुए थे। वे सिंघू बॉर्डर पर एक हफ्ते से ज्यादा समय से किसानों के धरने पर थे। सब 1 तारीख से हम यहाँ डटे हुए हैं, वो हमारे साथ यही थे। हम कल की बात है ये, हमने सुबह शाम को बढ़िया रोटी पानी खा गए, स्वस्थ सोए थे। सुबह देखा चाय पानी के लिए उठाया 6 बजे ही, वो नहीं, उनकी डेथ हो गई थी। 2 भाई थे, एक भाई की लास्ट ईयर एक्सीडेंट हो गए, डेथ हो गई थी दसैया के पास। दूसरा ये है, इसके 3 बच्चियां हैं, 3 बच्ची है और परिवार में माँ बाप है बुजुर्ग। अजय 1 एकड़ खेत के मालिक किसान थे। यहाँ बहुत कम साधनों में रह रहे थे। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि सरकार और ज्यादा शौचालय, साफ पानी और सोने की जगह मुहैया कराए। गवर्नमेंट को मतलब अपील करते हैं हरियाणा सरकार को, भाई 1 करोड़ रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को दी जाए। उसके बिना मतलब 3 बच्चियां तो रहेगी, माँ बाप भी भूखे मरने की स्थिति पे आ गए हैं। 14 दिनों के बाद भी सरकार और किसान यूनियन अभी तक किसी रजामंदी पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में इसका नुकसान एक परिवार को उठाना पड़ा जिसने खोया अपना बेटा, और किसानों को जिन्होंने खोया एक साथी। कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ अरुण सिंह, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बातचीत का नतीजा निकलने में जो देरी हो रही है वो ठीक नहीं है। सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। किसान सीधा से बात कर रहे हैं कि ये जो कानून है, जो काले कानून है, जो किसान विरोधी कानून है, इसे वापस लिया जाए। तो सरकार को मान लेना चाहिए, जब किसान नहीं चाहते तो उस कानून को क्यों लागू कर रहे हैं। सर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 2019 में मैनिफेस्टो में इस बात को कही थी और कांग्रेस खुद ही विरोध कर रही है इसका। देखिए, वो 2 बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, जबकि हम 22 बिंदु की बात कर रहे हैं, तो वो बात वो कहते नहीं। और दूसरी बात ये है कि जनता ने हमको मैंडेट दिया नहीं, जनता ने मैंडेट एनडीए को दिया है, भाजपा को दिया है। तो उसके घोषणा पत्र में क्या था वो तो बताएं। वो घोषणा पत्र किए भी कि नहीं है कि विजन डॉक्यूमेंट में क्या है, क्या यही बातें कही थी आपने? और कही थी फिर लागू कर रहे हैं तो उसमें फिर विरोध क्यों हो रहा है? ये एक्चुअल में किसान
के समर्थन में कानून नहीं लाया जा रहा है, बल्कि पूंजीपतियों के हित में कानून बनाया गया है। अगली खबर छत्तीसगढ़ से ही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ध्यान में लाने के लिए छत्तीसगढ़ में 2 किसानों की मौत की खबर आई है, जिनका संबंध धान की खरीद से ही बताया जा रहा है। एक राजनांदगांव में खरीदी केंद्र की आरोप है कि धान खरीदी के लिए पैसे मांगे जाने से परेशान किसान को दिल का दौरा पड़ा। दूसरी खबर है कोंडा गांव की, जिसने सरकारी तंत्र से परेशान होकर आत्महत्या कर ली एक किसान ने। गिधवा के रहने वाले 55 साल के करण साहू घुमका खरीदी केंद्र में धान बेचने पहुंचे, लेकिन वापस नहीं लौटे। ये बेटा है, ये बेटा मैं भेजे हूँ, ये बेटा पैसा अब साइकिल नहीं लगे रहे साहब, गाड़ी में गए रहे हैं। मोर बेटा रेंगा ताके दूसरा कल मांग मोर बेटा पैसा लेगी, पैसा काट ले, वह पूरा यह हो गई। परिवार कहता है तुलाई के लिए मंडी में किसानों से जबरन वसूली की जा रही थी। जब करण ने पैसे देने से इनकार किया तो उनका 23 कट्टा धान खराब बताकर तौलने से मना कर दिया गया। ये सुनते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। कुछ धान को ये कह कर के तौलने से रोक दिया गया कि तुम्हारा धान ठीक नहीं, हम नहीं तौलेंगे, पैसा दोगे तो तौलेंगे। फिर उनके पास पैसा नहीं था। उनका छोटा बेटा जो लगभग 15 साल का है, उसको उन्होंने गांव भेजा पैसा लेने, और बेटा जब गांव पहुंचा, गांव से वापस सोसाइटी पहुंचा, तब तक उनकी डेथ हो गई थी। परिवार ने अधिकारियों को भी यही बताया, लेकिन पुलिस कहती है परिवार ने उन्हें बताया कि करण पहले से कई बीमारियों से घिरे थे। ऐसा उनके परिवार वालों से सूचना मिल रहा है, खबर मिल रहा है कि वो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का पूर्व से पेशेंट था। धान ने कोंडा गांव में भी एक किसान की जान ली। जिले के मारंगपुरी में 40 साल के धनीराम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। धनीराम 90 क्विंटल धान बेचना चाहते थे, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का रकबा 6.5 एकड़ की जगह 1 एकड़ से भी कम दर्ज किया गया, जिससे उन्हें सिर्फ 11 क्विंटल धान बेचने का टोकन मिला। लगभग 65,000 के कर्ज में डूबे धनीराम ने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। टोकन कटाने गया तो अब पहले बेच रहा था 70 से 80 कुंटल धान, और अभी जब उसमें 11 कुंटल बताया तो उसका दिमाग खराब होना ही है। तो इसके चलते उसका अब घर में शादी ब्याह भी करना है, बच्चे लोगों का कर्जा पटाना है, जिसके चलते इन्होंने ऐसा कदम उठाया। दोनों मामलों में विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सरकार की अपनी दलील है। जहां वो 200 क्विंटल धान लेके जा रहा है खरीदने के लिए और उसको 10 क्विंटल बेचने के लिए अनुमति दिया जा रहा है, तो किसान जो इतनी मेहनत करके फसल तैयार किया है, जिसके ऊपर कर्ज है 80,000 का, उसको पटाना चाहता है, और यही सोसाइटी में बेचकर वहाँ यदि इस प्रकार के जवाब मिलता है तो शॉक रह जाता है। कुछ मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बेवजह आत्महत्या का मामला बता रही है, जबकि कुछ प्राकृतिक मौत हुई थी और किन्हीं के कुछ लोगों के तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हुई थी। इस साल छत्तीसगढ़ में 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य है, जिसकी लागत आएगी लगभग 22,500 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो किसानों को धान के लिए 2500 रुपये प्रति क्विंटल देता है। अब छोटे किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मंडी में टोकन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन हाल में जो घटनाएं सामने आई हैं उससे ये साबित हो रहा है कि कई योजनाएं फाइलों से निकलकर गांव या मंडियों तक नहीं पहुंच रही हैं और सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। रायपुर से सुमेश, राजनांदगांव से रजक, कोंडा गांव से विवेक के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद बात करेंगे चिकन और पनीर की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें चिकन पनीर दूंगा। एक शानदार नारे की ऐसी तुकबंदी ठीक नहीं है, लेकिन अगर इस तुकबंदी से बड़ा मकसद हासिल किया जा रहा हो तो कोई बात नहीं। कोविड का हॉटस्पॉट रही मुंबई में खून की कमी हो रही है। ब्लड बैंक में हर ग्रुप के खून की किल्लत है। शहर में रक्तदान के लिए रिझाते हुए नेता खून के बदले चिकन पनीर बांटने की घोषणा कर रहे हैं। रक्तदान कीजिए, पनीर खाने का मन हो तब भी कीजिए, चिकन खाने का मन हो तब भी कीजिए, लेकिन रक्तदान कीजिए, लोगों की जिंदगी बच जाएगी।
तुम खून दो, मैं चिकन या पनीर दूंगा। मुंबई में शिवसेना नेता अब रक्तदान के लिए यूं पोस्टर के जरिए लुभा रहे हैं। ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि शहर के ब्लड बैंक खून की भारी किल्लत झेल रहे हैं। विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। इस कोविड की दौर में लोग ब्लड बैंक या ब्लड देने के लिए बहुत कम आते हैं। वो हिसाब से हम लोग ने कुछ अनोखा उपक्रम करने के लिए ये उपक्रम हम लोग ने किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके रक्तदान करें, और रक्तदान करेंगे ही तो किसी की जान बच सकती है। महज चंद दिनों का खून शेष बचा है। इस प्रकार की नौबत आई क्यों? बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है। महाराष्ट्र के राजगद्दी पर शिवसेना के नेता स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। इस किल्लत का कारण महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से कोताही है। शहर के ब्लड बैंक्स बताते हैं कि सिर्फ रेयर ब्लड ग्रुप ही नहीं बल्कि आसानी से मिलने वाले ब्लड ग्रुप भी खत्म हैं। हर ब्लड ग्रुप की तकलीफ है। जैसे हमारे एक समय ऐसा था कि हमारे पास O पॉजिटिव B पॉजिटिव अगर ज़्यादा है तो हम क्या करते थे, जो भी कैंप है वहाँ पे उनका स्क्रीनिंग करके रखते थे, उनका नाम और नंबर लिख के रखते थे कि भाई हमारे पास अभी इतना स्टॉक है तो आप अभी रक्तदान मत कीजिए, जब हमारे पास नहीं होगा तो हम फिर से वैन लेके आएंगे और एक बार छोटा सा कैंप फिर से करेंगे। लेकिन वो पोजीशन अभी मार्च से अभी तक आई नहीं है। आज की तारीख में O और B पॉजिटिव पूरा खत्म हो रहा है। ब्लड डोनेशन अगर समझो ईयर ऑन ईयर देखा गया तो तकरीबन मार्च से लेके 35-40% कम हुआ है। मेनली ग्रुप्स इकट्ठा बैठ नहीं रहे या ग्रुप्स इकट्ठा डोनेशंस के लिए आ नहीं रहे। दैट इज द मेन रीजन। इसकी अवेयरनेस न होने के कारण लोग डरे हुए हैं कि प्रिकॉशन न लें और हमें कोविड हो जाए और उसकी वजह से हमारे परिवार में किसी को तकलीफ हो जाए। ये सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का। खून की कमी कैंसर, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ज्यादा चिंताजनक है। कैंसर पेशेंट्स होते हैं या फिर पेशेंट्स लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर हीमोफीलिया वाले जो पेशेंट्स रहते हैं, इन लोगों को ऑन एन मंथली बेसिस रेगुलर ब्लड यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इन पेशेंट्स को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं बिकॉज रेगुलर ब्लड डोनर्स जो पहले आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। लाइक हमने एग्रेसिव डोनर कॉलिंग करना शुरू किया है। जो पहले डोनर्स आते थे उनको कॉल करके रिमाइंड करने लगे हैं। हमने एग्रेसिवली ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। इवन सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा रिक्वेस्ट किया जा रहा है। कोविड के खौफ से ऊपर उठकर जो मुंबईकर रक्तदान कर रहे हैं वो लोगों से आगे बढ़कर खून दान करने की अपील कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करो, हम एक जन ब्लड देगा तो और किसी की जान बचेगी। अगर हम ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो बाकी जान कैसे बचेगी? This is the time we have to come together and fight for it. Let's do it together. मुंबई से सुनील सिंह और गणेश परब के साथ पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।